नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अध्याय 4 जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज, वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद। इस पूरे अध्याय को हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से ही समझने का प्रयत्न करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। चलो शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। औपनिवेशिक काल के वन प्रबंधन में आए परिवर्तनों ने इन समूहों को कैसे प्रभावित किया। जो नीचे कुछ समूह दिए हैं, औपनिवेशिक काल के वन प्रबंधनों ने इनको कैसे प्रभावित किया। 18वीं सदी के लास्ट और 19वीं सदी के प्रारंभ में जब औपनिवेशिक काल था, उसमें कुछ वन प्रबंधन किए गए जिससे जो नीचे ये दिए गए हैं उनको कैसे प्रभावित किया, इस पर चर्चा करनी है। सबसे पहले झूम खेती करने वालों को कैसे प्रभावित किया, फिर घुमंतु और चरवाहे घरनिचर है चरवाही समुदायों को, लकड़ी और वन उत्पादों का व्यापार करने वाली कंपनियों को, बागान मालिकों को और शिकार खेलने वाले राजाओं और अंग्रेज अफसरों को। इन सबको जो वन प्रबंधन किए गए उन्होंने कैसे प्रभावित किया, ये हम इस प्रश्न में पढ़ने वाले हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं पहला, झूम खेती। झूम खेती करने वालों को झूम कृषि पद्धति में वनों के कुछ भागों को बारी बारी से काटा जाता है और जलाया जाता था। मानसून की पहली बारिश के बाद इस राख में बीज बो दिए जाते हैं और अक्टूबर नवंबर तक फसल काटी जाती है। इन खेतों पर एक वर्ष कृषि करने के बाद इन भूखंडों को 12 से 18 वर्ष के लिए परती छोड़ दिया जाता था। इन भूखंडों में मिश्रित फसलें उगाई जाती थी, जैसे मध्य भारत और अफ्रीका में जवार बाजरा, ब्राज़ील में कसावा, लैटिन अमेरिका में के अन्य भागों में मक्का व फलियां। औपनिवेशिक काल में यूरोपीय वन रक्षकों की नज़र में यह तरीका वनों के लिए नुकसानदेह था। उन्होंने महसूस किया कि जहाँ कुछ एक सालों के अंतर पर खेती की जा रही हो, ऐसी ज़मीन पर रेलवे के लिए इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगाए जा सकते, क्योंकि नया नया औद्योगिकरण हुआ था। उस समय रेलवे का विकास हो रहा था, तो उसके लिए लकड़ियों की आवश्यकता पड़ती थी। साथ ही वनों को जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों के भी फैलती लपटों के चपेट में आ जाने का खतरा बना रहता है। झूम खेती के कारण सरकार के लिए लगान का हिसाब रखना भी मुश्किल था, इसलिए सरकार ने झूम खेती पर रोक लगाने का फैसला किया। इसके परिणाम स्वरूप अनेक समुदायों को जंगलों में उनके घरों से जबरन विस्थापित कर दिया गया। कुछ को अपना पेशा बदलना पड़ा, तो कुछ को और छोटे बड़े विद्रोह के जरिए प्रतिरोध किया। कुछ लोगों ने विद्रोह किए, कुछ ने अपना पेशा बदल ही दिया, तो ऐसा उस पर प्रभाव पड़ा। अब दूसरा है घुमंतु और चरवाहों पर क्या प्रभाव पड़ा। घुमंतु और चरवाहा समुदायों को उनके दैनिक जीवन पर नए वन कानूनों का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। वन प्रबंधन द्वारा लाए गए बदलाव के कारण नोमड एवं चरवाहा समुदाय के लोग वनों में पशु नहीं चरा सकते थे, कंदमूल व फल एकत्र नहीं कर सकते थे और शिकार तथा मछली नहीं पकड़ सकते थे। यह सब गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। इसके फलस्वरूप उन्हें लकड़ी चोरी करने को मजबूर होना पड़ता और यदि पकड़े जाते तो उन्हें वन रक्षकों को घूस देनी पड़ती। इनमें से कुछ समुदायों और अपराधी कबीले भी कहा जाता था। समुदायों को अपराधी कबीले भी कहा जाता था। अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है लकड़ी और वन उत्पादों का व्यापार करने वाली कंपनियों को क्या प्रभावित किया, इसने कैसे प्रभावित किया, उसको देख लेते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में इंग्लैंड में बहुत वन लुप्त होने लगे थे, जिससे शाही नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति
में कमी आई। 1920 ईस्वी तक अंग्रेज खोजी दस्ते भारत वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए भेजे गए। एक दशक के भीतर बड़ी संख्या में पेड़ों को काट डाला गया और अत्यधिक मात्रा में भारत से लकड़ी का निर्यात किया गया। लकड़ी निर्यात व्यापार पूरी तरह से सरकारी अधिनियम के अंतर्गत संचालित किया जाता था। ब्रिटिश प्रशासन ने यूरोपीय कंपनियों को विशेष अधिकार दिए कि वे ही कुछ निश्चित क्षेत्रों में वन्य उत्पादों में व्यापार कर सकेंगे। लकड़ी वन्य उत्पादों का व्यापार करने वाली कुछ कंपनियों के लिए फायदेमंद साबित हुआ। वे अपने फायदे के लिए अंधाधुंध वन काटने में लग गए। अब चौथा पॉइंट है बागान मालिकों को कैसे प्रभावित किया, उसको भी देख लेते हैं। बागान मालिकों को भारत में औपनिवेशिक काल में लागू की गई विभिन्न वन नीतियों का बागान मालिकों पर उचित प्रभाव पड़ा। इस काल में वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर बड़े पैमाने पर जंगलों को साफ करके उस पर बागानी कृषि आरंभ की गई। इन बागानों के मालिक अंग्रेज होते थे, जो भारत में चाय, कहवा, रबड़ आदि के बागानों को लगाते थे। इन बागानों में श्रमिकों की पूर्ति प्राय वन क्षेत्रों को काटने से बेरोजगार हुए वन निवासियों द्वारा की जाती थी। बागान के मालिकों ने मजदूरों को लंबे समय तक और वह भी कम मजदूरी पर काम करवाकर बहुत लाभ कमाया। नए वन्य कानूनों के कारण मजदूर इसका विरोध भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि यही उनकी जीविका कमाने का एकमात्र जरिया था। तो इन सब चीज़ों से हमको क्या पता चलता है कि जो अंग्रेज़ों का शासन था वो भारत के लोगों के लिए तो क्या, भारत के वनों के लिए भी हानिकारक था। भारत की जो वन संपदा थी या विश्व के जो भी देश थे उनकी जो वन संपदा थी उसको अंग्रेज़ों ने अपने अनुसार यहाँ के व्यक्तियों को गुलाम की तरह काम कराया, अपने अनुसार उसका दोहन किया। अब पांचवा देख लेते हैं। पांचवा पॉइंट क्या है? शिकार खेलने वाले राजाओं और अंग्रेज अफसरों को और कैसे प्रभावित किया इसने, क्योंकि उस समय शिकार खेलना एक बड़ा शौक़ था और जो राजाओं का शौक़ था उस शिकार करना ही उनका एक मनोरंजन का साधन था। ऐसा मनोरंजन का साधन जिसमें वो अनेकों पशुओं को मार देते थे। देखते हैं। शिकार खेलने वाले राजाओं और अंग्रेज अफसरों को औपनिवेशिक भारत में बनाए गए वन कानूनों ने वनवासियों के जीवन पर व्यापक प्रभाव डाला। पहले जंगल के निकटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग हिरन, तीतर जैसे छोटे मोटे शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे, किंतु शिकार की यह प्रथा अब गैर कानूनी हो गई। अब जो लोग वन में रहते थे वो अपना पेट भरने के लिए छोटे मोटे शिकार जो करते थे उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? शिकार करते पकड़े जाने पर अवैध शिकार करने वाले को दंडित किया जाने लगा। जहां एक और वन कानूनों ने लोगों को शिकार के परंपरागत अधिकार से वंचित किया, वहीं बड़े जानवरों का आखेट एक खेल बन गया। जो बड़े जानवर थे उनका आखेट क्या बन गया? उनका शिकार एक खेल बन गया जो राजा और अंग्रेज़ों के लिए था केवल। औपनिवेशिक शासन के दौरान शिकार का चलन इस पैमाने तक बढ़ गया कि कई प्रजातियां लगभग पूरी तरह विलुप्त हो गई। अंग्रेज़ों की नज़र में बड़े जानवर, जंगली बर्बर आदि समाज के प्रतीक चिन्ह थे। तो जो अंग्रेज थे उनके लिए जो वैसे जो बड़े जानवर थे वो इनको हानिकारक मानते थे और ये कहते थे कि इनसे खतरा है इसलिए इनको मार दो। उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मार कर वे हिंदुस्तान को सभ्य बनाएंगे। बाघ, भेड़िए और दूसरे बड़े जानवरों के शिकार पर यह कहकर इनाम दिए गए कि इनसे किसानों को खतरा है। अब ध्यान दो, 1875 से 1825 ईस्वी के बीच इनाम के लालच में 80,000 से ज़्यादा बाघ, 1,50,000 तेंदुए
और 2 लाख भेड़िए मार गिराए। धीरे धीरे बाघ के शिकार को एक खेल की ट्रॉफी के रूप में देखा जाने लगा। अकेले जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों की हत्या की थी। प्रारंभ में वन के कुछ इलाके शिकार के लिए ही आरक्षित थे। कुछ इलाके तो बस क्या था, अंग्रेज़ों की मनोरंजन, उनको अपना मज़ा लेना था, किसी की जान जाए या कुछ जाए। कितने शेर मार दिए, 400 एक ही व्यक्ति ने मार दिए। सरगुजा के महाराज ने सन 1957 तक अकेले ही 1157 बाघों और 2000 तेंदुओं का शिकार किया था। ये लो भाई, इसको तो पूरे दिन जंगल में ही रहना था, पूरे दिन को शेरों को ही मारना था या तेंदुओं को ही मारना था। ये राजा थे, क्या राज्य चलाते होंगे। तो ठीक था, आप इसको कर लेंगे। कितना बड़ा अत्याचार अंग्रेज़ों ने जंगलों पर भी किया। मनुष्य तो मनुष्य, जानवरों को भी नहीं छोड़ा। प्रश्न 2, बस्तर और जावा के औपनिवेशिक वन प्रबंधन में क्या समानताएं हैं। एक स्थान बस्तर है, दूसरा जावा है। दोनों के औपनिवेशिक वन प्रबंधन में क्या समानताएं थी। जब औपनिवेशिक वन प्रबंधन हुए उससे भारत ही नहीं, विश्व के कई देश प्रभावित हुए, जिसमें बस्तर और जावा भी थे। बस्तर में वन प्रबंधन का उत्तरदायित्व अंग्रेज़ों के और जावा में डचों के हाथ में था। उस समय डच भी क्या थे, शक्तिशाली थे, लेकिन अंग्रेज व डच दोनों सरकारों के उद्देश्य समान थे। दोनों ही सरकारें अपनी ज़रूरतों के लिए लकड़ी चाहती थी और उन्होंने अपने एकाधिकार के लिए काम किया। दोनों ने ही ग्रामीणों को घुमंतू खेती करने से रोका। दोनों ही औपनिवेशिक सरकारों ने स्थानीय समुदायों को विस्थापित करके वन्य उत्पादों का पूर्ण उपयोग कर उनको पारंपरिक आजीविका कमाने से रोका। उनको पारंपरिक आजीविका कमाने से क्यों रोका? क्योंकि जो अंग्रेज थे उनके लिए बड़ी मुसीबत थी कि वो उन पर कैसे टैक्स लगाए। आज वो यहाँ खेती कर रहे, कल पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कौन कहाँ खेती कर रहा है। इसलिए उनसे टैक्स कैसे ले, उनको कैसे लूटे, ये अंग्रेज़ों की सबसे बड़ी समस्या थी। अब बस्तर देखते। बस्तर के लोगों को आरक्षित वनों में इस शर्त पर रहने दिया था कि वे लकड़ी का काम करने वाली कंपनियों के लिए काम मुफ्त में किया करेंगे। उन्हें जंगलों में इस बेस पर रख दिया, जो लकड़ी का काम करने वाली कंपनी है उसके लिए फ्री में उनके लिए पूरे दिन लकड़ी काटेंगे। इसी प्रकार के काम की मांग जावा में बेल्डागडी एस्टेन प्रणाली क्या होती है? ये एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जो वहाँ रहने वाले लोग हैं वो निःशुल्क भैंसे जो होते हैं, भैंसा होता है, भैंसा गाड़ी, उसमें लाद कर उनकी लकड़ियों को लेकर जाएंगे। तो इस पूरी प्रणाली को, ये काम पूरा निःशुल्क करेंगे। इस पूरी प्रणाली को क्या बोलते हैं? बेल्डागडी एस्टेन प्रणाली के अंतर्गत पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए ग्रामीणों से की गई। जब दोनों स्थानों पर जंगली समुदायों को अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ी तो विद्रोह हुआ, जिन्हें अंततः कुचल दिया गया। जिस प्रकार 1770 ईस्वी में आवा में कलंग विद्रोह को दबा दिया गया, उसी प्रकार 1910 ईस्वी में बस्तर का विद्रोह भी अंग्रेज़ों द्वारा कुचल दिया गया। जब लोग परेशान होकर लगने लगा कि अब अंग्रेज़ों का अत्याचार बढ़ गया, तो उन लोगों ने आंदोलन भी किए, लेकिन उनके आंदोलनों को अंग्रेज़ों ने बहुत ही बर्बरता के साथ कुचल दिया, उनको मार दिया, काट दिया, कुछ भी किया, क्योंकि अंग्रेज़ों को क्या फ़र्क पड़ रहा था कोई मर रहा है या जी रहा है। उनको तो केवल अपना काम करना था। प्रश्न 3 देख लेते हैं। सन 1880 से 1920 ईस्वी के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के वनाच्छेदित क्षेत्र में 97 लाख हेक्टेयर की गिरावट आई। जहाँ पर वन आच्छादित थे उन पर कितनी गिरावट आई? 97 लाख हेक्टेयर। पहले के 10.86 करोड़ हेक्टेयर से घटकर यह क्षेत्र 9.89 हेक्टेयर रह गया।
इस गिरावट के में निम्नलिखित कारकों की भूमिका बताइए। आज कहते हैं वन लगाओ, पूरा विश्व कहता है वन लगाओ, लेकिन जिन्होंने वन का दोहन किया, अब विचार कर सकते हैं 97 लाख हेक्टेयर वन काट दिए गए। कितने में? 1880 से 1920 के बीच। अब इसमें इन जो नीचे दिए गए हैं, रेलवे, जहाज निर्माण, कृषि विस्तार, व्यावसायिक कृषि, चाय बागान और आदिवासी और किसान, इन सब का कितना योगदान था इन सबको काटने में, इनसे कैसे प्रभावित किया, इस प्रश्न को हम आगे देखते हैं। इनकी क्या भूमिका थी वनों का इतना बड़ा दोहन होने में। सबसे पहले देखते हैं रेलवे। अब 1850 ईस्वी के दशक में रेलवे लाइनों के प्रसार में ने लकड़ी के लिए एक नई मांग को जन्म दिया। शाही सेना के आवागमन तथा औपनिवेशिक व्यापार हेतु रेलवे लाइनों की अनिवार्यता अनुभव की गई। अब जो शाही सेना है, अब एक स्थान से दूसरे स्थान तक इतनी बड़ी सेना को लेकर कैसा जाए। जब रेलवे का विकास हो गया, रेल की खोज हो गई, तो अंग्रेज़ों को लगा कि अब इससे अच्छा मौका नहीं है, तो उन्होंने रेल पटरियाँ बिछाई, खूब निर्माण किया। उसमें क्या हुआ, रेल इंजनों को चलाने के लिए ईंधन के तौर पर और रेल पटरियों को जोड़े रखने के लिए स्लीपरों के रूप में लकड़ी की बड़ी पैमाने पर आवश्यकता थी। 1 मील लंबी रेल पटरी के लिए 1760 से 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। स्लीपर क्या होते हैं? जब एक पटरी ये होती है, दूसरी पटरी ये होती है, उनको जोड़ने के लिए बीच में एक लकड़ी के ये स्लीपर बनाए जाते थे, उनको जोड़े रखने के लिए। ऐसे ये आज भी कहीं कहीं देखने को मिल जाते हैं, ये इनको स्लीपर बोलते हैं। तो 1 मील पटरी बनाने के लिए ही 1760 से 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। अब और एक पेड़ से औसतन लगभग 3 स्लीपर बन सकते थे या 4 स्लीपर बन सकते थे। अब देखो कि 1 मील पटरी बिछाने में कितने पेड़ काटने पड़े होंगे। भारत में 1860 ईस्वी के दशक में रेल लाइनों का जाल तेज़ी से फैला। जैसे जैसे रेलवे पटरियों का भारत में विस्तार हुआ, अधिकाधिक मात्रा में पेड़ काटे गए। 1850 ईस्वी के दशक में अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में स्लीपरों के लिए 35,000 पेड़ सालाना काटे जाते थे। आवश्यक संख्या में आपूर्ति के लिए सरकार ने निजी ठेके दिए। इन ठेकेदारों ने बिना सोचे समझे पेड़ काटना शुरू कर दिया और रेल लाइनों के इर्द गिर्द जंगल तेज़ी से गायब होने लगे। ये रेल का योगदान था पेड़ों को कटवाने में। जो रेल का आविष्कार हुआ, उसके बाद रेल पटरियाँ बिछाई गई, उनमें स्लीपर लगाए गए, रेल का इंजन चलाने के लिए कोयला बनाया गया, तो उसमें कितने जंगल कटे वो हमने देखा। अब देखते हैं जहाज निर्माण करने में जंगलों का कैसे दोहन हुआ। 19वीं सदी के आरंभ तक इंग्लैंड में बहुत से जंगल समाप्त होने लगे थे। इससे इंग्लैंड की शाही जल सेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति की समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि समुद्री जहाज़ों के अभाव में शाही सत्ता को बनाए रखना संभव नहीं था। इसलिए 1820 ईस्वी तक अंग्रेजी खोजी दस्ते भारत की वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए भेजे गए। 1 दशक के अंदर बड़ी संख्या में पेड़ों को काट डाला गया और बहुत अधिक मात्रा में लकड़ी का भारत से निर्यात किया गया। जहाज निर्माण में भी भारत से जब वहाँ लकड़ियाँ समाप्त हो गई, तो फिर भारत से ही लकड़ियों का निर्यात किया गया। अब कृषि विस्तार के लिए कितने पेड़ काटे गए। 19वीं सदी की शुरुआत में औपनिवेशिक सरकार ने वनों को अनुत्पादित समझा, यानी कि वनों से कोई उत्पादन नहीं होता, ऐसी सोच थी। उनकी दृष्टि में इस व्यय में के व्यायावान पर कृषि करके
उससे राजस्व और कृषि उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है और इस तरह राज्य की अन्य की वृद्धि की जा सकती है। यानी कि राज्य की आय हो गई, ये कुछ गलत छपा हुआ है इसमें, आय में वृद्धि की जा सकती है। इसी सोच का परिणाम था कि 1880 से 1920 ईस्वी के बीच कृषि योग्य जमीन के क्षेत्रफल में 67 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई। 19वीं सदी में बढ़ती शहरी जनसंख्या के लिए वाणिज्यिक फसलों जैसे जूट, चीनी, गेहूं एवं कपास की मांग बढ़ गई और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की जरूरत पड़ी। इसलिए अंग्रेजों ने सीधे तौर पर वाणिज्यिक फसलों को बढ़ावा दिया। इस प्रकार भूमि की जुताई के अंतर्गत लाने के लिए वनों को काट दिया गया। अब आगे है व्यावसायिक कृषि। व्यावसायिक कृषि का क्या प्रभाव पड़ा जंगलों पर? 19वीं शताब्दी में यूरोप की जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई। इसलिए यूरोपीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए औपनिवेशिक सरकार मतलब जो किसी देश पर कब्जा कर रखा जिसने और अपनी सरकार स्थापित कर रखी, उसको औपनिवेशिक सरकार कहते हैं। भारतीय किसानों को व्यावसायिक कृषि फसलों यथा गन्ना, पटसन, कपास आदि का उत्पादन करने हेतु प्रोत्साहित किया। इस कार्य हेतु अतिरिक्त भूमि प्रदान करने के लिए वनों को बड़े पैमाने पर साफ किया गया। व्यावसायिक कृषि कौन कौन सी थी? गन्ना, पटसन, इनका व्यवसाय किया जाता था। इनको एक स्थान से यानी कि एक देश से दूसरे देश को भेजा, इनका निर्यात आयात भी होता था। अब है चाय कॉफ़ी के बागान। अब जो चाय कॉफ़ी के बागान खड़े किए, इनका जंगलों पर क्या प्रभाव पड़ा? औपनिवेशिक सरकार ने यूरोपीय बाजार में चाय कॉफ़ी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत में इनकी कृषि को प्रश्रय दिया। उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भारत के ढलानों पर वनों को काटकर चाय और कॉफ़ी के बागानों के लिए भूमि प्राप्त की। हर जगह वनों को काटकर ही सभी काम किए गए। आदिवासी और किसान, अब ये सबसे बाद में आते हैं। इन्होंने कितना जंगलों को नुकसान दिया वो भी देख लेते हैं। आदिवासी सामान्यतः घुमंतु खेती करते थे, जिसमें वनों के हिस्सों को बारी बारी से काटा एवं जलाया जाता है। मानसून की पहली बारिश के बाद राख में बीज बो दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया वनों के लिए हानिकारक थी। इसमें हमेशा जंगल की आग का खतरा बना रहता था। इससे ऐसा होता था, जब वो जलाना तो कम क्षेत्र को चाहते थे, लेकिन जंगल में दूर तक आग चली जाती थी, जिससे जंगल बहुत बड़े बड़े जंगल जल जाते थे। तो ये हमने देखा कि जंगल कैसे कैसे किस किन कामों में कितने कितने कटे। अब प्रश्न 4 देख लेते हैं। युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? जब युद्ध होते हैं उससे जंगल कैसे प्रभावित होते हैं उसको देख लेते हैं। युद्ध से वनों पर निम्न प्रभाव पड़ते हैं। जावा में जापानियों के कब्जे करने से पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति अपनाई, जिसके तहत आरा मशीनों और सागौन के विशाल लट्ठों के ढेर जला दिए गए, जिससे वे जापानियों के हाथ न लगे। इसके बाद जापानियों ने वन्य ग्रामवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य करके वनों का अपने युद्ध कारखानों के लिए निर्ममता से दोहन किया। बहुत से गांव वालों ने इस अवसर का लाभ उठाकर जंगल में अपनी खेती का विस्तार किया। युद्ध के बाद इंडोनेशिया वन सेवा के लिए इन जमीनों को वापस हासिल कर पाना कठिन था। भारत में वन विभाग ने ब्रिटेन की लड़ाई की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अंधाधुंध वन काटे। इस अंधाधुंध विनाश एवं राष्ट्रीय लड़ाई की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वनों की कटाई वनों को प्रभावित करती है, क्योंकि वे बहुत तेज़ी से ख़त्म होते हैं, जबकि ये दोबारा पैदा होने में बहुत समय लेते हैं। स्थल सेना को अनेक आवश्यकताओं के लिए बड़े पैमाने पर लकड़ियों की आवश्यकता होती है। नौसेना की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनने वाले जहाज़ों के लिए बड़े पैमाने पर लकड़ी की आवश्यकता होती है, जिसे जंगलों को काटकर पूरा किया जाता है।
तो ये कुछ बड़े प्रश्न थे जिन पर हमने चर्चा की। अब इसमें कुछ छोटे प्रश्न हैं, इनको भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, ब्लैंडोग डी स्टेन व्यवस्था क्या थी? अभी हमने पीछे भी इसका जिक्र किया था इस व्यवस्था का, देख लेते हैं। डच लोगों ने जावा के कुछ लोगों को इस शर्त पर मुक्त कर दिया कि वे सामूहिक रूप से पेड़ काटने तथा लकड़ी ढोने के लिए भैंसें उपलब्ध कराने का काम निःशुल्क किया करेंगे। इस व्यवस्था को ब्लैंडोग डी एस्टेन व्यवस्था कहते थे। दूसरा प्रश्न है, भारतीय वन अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारतीय वन अधिनियम लागू हुआ 1865 में। भारतीय वन अधिनियम कब लागू हुआ? 1865 में। प्रश्न 3, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई? वो वन अधिनियम था, ये है वन सेवा। तो भारतीय वन सेवा की स्थापना 1864 में हुई, यानी कि उससे 1 साल पहले ही हो गई थी। प्रश्न 4, जावा में निवास करने वाले प्रमुख आदिवासी समुदायों के नाम लिखिए। बस्तर में निवास करने वाले प्रमुख आदिवासी समुदायों के नाम लिखिए। जो बस्तर में आदिवासी लोग रहते थे उनके क्या क्या नाम थे? एक मरिया समुदाय, मुड़िया गौड़ समुदाय, धुरवा समुदाय, भतरा समुदाय और हलबा समुदाय। ये इतने सारे समुदाय थे जो बस्तर में निवास करते थे और ये सभी के सभी आदिवासी समुदाय थे। प्रश्न 5, मद्रास प्रेसिडेंसी के किन्हीं 3 घुमंतू समुदायों के नाम लिखिए। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में कौन कौन से घुमंतू समुदाय थे? कोरावा समुदाय, कराचा समुदाय और मेरुकुला समुदाय। ये सभी के सभी कहाँ थे? मद्रास प्रेसिडेंसी में थे। प्रश्न 6, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब और कहाँ हुई? जो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून उत्तराखंड में हुई। ये देहरादून में है, जिसकी स्थापना कब हुई? 1906 में। किसकी? इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। प्रश्न 7, लेटेक्स किसे कहते हैं? जो लेटेक्स होता है वो क्या होता है? रबड़ के वृक्ष से प्राप्त तरल पदार्थ को लेटेक्स कहते हैं। इसका उपयोग प्राकृतिक रबड़ बनाने में किया जाता है। जो रबड़ का वृक्ष होता है उससे एक तरल पदार्थ निकलता है, बिल्कुल तरल होता है, उसको क्या बोलते हैं? लेटेक्स। और इसका उपयोग रबड़ बनाने में किया जाता है। प्रश्न 8, 1890 ईस्वी के तक भारत में रेलवे लाइनों का विस्तार कितना था? तो 1890 तक कितना था? लगभग 25,500 किलोमीटर। अब जो भारत में पहली रेल चली कब चली? 1853 में, जो मुंबई से थाने के बीच में पहली रेल लाइन बिछी, उस पर रेल चली। और 1890 तक कितनी हो गई? 25,500 किमी रेल लाइनें बना दी गई। 1848 ईस्वी में भारत में रेलवे लाइनों की लंबाई क्या थी? अब 1948 में, अब 1948 में कितनी हो गई? ये देखें, 7,65,000 किमी। इतना विकास हुआ रेलों का, यानी कि इतनी आवश्यकता महसूस हुई सामान को इधर से उधर ले जाना, सेना को इधर से उधर ले जाना, इन सब के लिए रेलवे जो रेल थी वो सबसे आसान था। और उस समय तक जो बसें हैं, दूसरी गाड़ियाँ हैं, इनका विकास इतना नहीं हो पाया था। तो इसलिए 1948 तक 7,65,000 किमी रेल लाइन बिछाई जा चुकी थी। प्रश्न 10, एक औसत कद के पेड़ से कितने स्लीपर बन सकते हैं? तो एक औसत कद के पेड़ से कितने स्लीपर बन सकते हैं? 3 से 5 स्लीपर। और कितने स्लीपर लगते हैं? 1 मील में ही बहुत सारे स्लीपर लग जाते हैं, पीछे बात कर रहे थे हम। प्रश्न 11, भारत के प्रथम वन महानिदेशक का नाम बताइए। तो जो भारत के प्रथम वन महानिदेशक थे वो कौन थे? डायट्रिच बेंडिस। कौन थे? डायट्रिच बेंडिस। प्रश्न 12, सन 1600 में भारत के कितने भाग पर खेती की जाती थी? तो जो भारत में 6ठे भाग पर खेती की जाती थी। 6ठे भाग पर मतलब यानी कि
कुल भूमि के 6ठे भाग पर कृषि की जाती थी। बाकी शेष में सब कुछ था, जंगल, पहाड़, नदी, बसासत। प्रश्न 13, 1880 से 1920 ईस्वी के मध्य कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई? कब से कब? 1880 से 1920, कितने साल हो गए? 40 सालों में कृषि भूमि के क्षेत्र पर कितनी वृद्धि हुई? इस काल में कृषि भूमि में 67 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई। कितना बढ़ा दिया? 67 लाख, 67 लाख हेक्टेयर जो है कृषि के लिए इतने जंगल काट दिए गए। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि 67 लाख हेक्टेयर जंगल काट दिए, तभी तो इतनी कृषि हुई। प्रश्न 14 देख लेते हैं। 1 मील लंबी पटरी बिछाने के लिए कितने स्लीपरों की आवश्यकता होती है? तो 1760 से 2000 स्लीपरों की आवश्यकता होती है 1 मील पटरी बनाने के लिए, और एक पेड़ से मैक्सिमम 5 स्लीपर बन सकते हैं। अब देख सकते हैं कि रेल पटरी बिछाने में कितने पेड़ कटे। गुंडाधुर कौन था? जो गुंडाधुर है ये बड़ा क्रांतिकारी था, चलो देख लेते हैं। गुंडाधुर नेथानगर गांव का एक आंदोलनकारी था जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत में सक्रिय भाग लिया। इस आंदोलन को दबाने में अंग्रेजों को 3 माह का समय लगा, किंतु गुंडाधुर अंग्रेजों की पकड़ में कभी नहीं आया। एक बार आदिवासी जंगलवासी था, जंगल में रहने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसने अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन किया और अंग्रेज उसको पकड़ ही नहीं पाए। वनग्राम किसे कहते हैं? औपनिवेशिक सरकार ने 1905 ईस्वी में जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित कर दिया, लेकिन कुछ गांवों को आरक्षित वनों के में इस शर्त पर रहने दिया कि वे वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम मुक्त करेंगे और जंगल को आग से बचाए रखेंगे। बाद में इन्हीं ग्रामों को वनग्राम कहा जाने लगा। आज भी कुछ वनग्राम हैं जिनको सरकार ने आज तक भी मान्यता नहीं दी मक्का घर की, और ये बेचारे आज तक भी ज्यों के त्यों ऐसे ही रहते हैं। देवसारी या दांड किसे कहते हैं? यह बस्तर के सीमावर्ती गांव के लोगों द्वारा दिए जाने वाला एक शुल्क था। देवसारी और दांड ये दोनों क्या थे? शुल्क थे। यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल से लकड़ी लेना चाहते थे तो उन्हें एक छोटा सा शुल्क अदा करना पड़ता था। इसे ही देवसारी या दांड कहते थे। प्रश्न 18, 2 प्रश्न हो रह गए बस, 2-3। सुरोंतिको सामीन ने कौन सा आंदोलन चलाया? जो सुरोंतिको सामीन है इसने कौन सा आंदोलन चलाया, इसको देख लेते हैं। जावा द्वीप के निवासी सुरोंतिको सामीन ने जेलों के राजकीय मालिकाने का विरोध किया। उनका तर्क था चूँकि हवा, पानी, ज़मीन और लकड़ी राज्य की बनाई हुई नहीं है, इसलिए उन पर राज्य का अधिकार अनुचित है। शीघ्र ही यह विचार एक व्यापक आंदोलन में परिणत हो गया। प्रश्न 19, वन अधिनियम के परिणाम स्वरूप गांव वालों को क्या दिक्कतें हुई? वन अधिनियम के बाद घर के लिए लकड़ी काटनी, पशुओं को चारा, कंदमूल, फल इकट्ठा करना आदि रोजमर्रा की गतिविधियां गैर कानूनी बन गई। जलावनी लकड़ी एकत्र करने वाली औरतें विशेष तौर से परेशान करने लगी। औरतें विशेष तौर से परेशान रहने लगी क्योंकि जलाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता औरतों को पड़ती है। अब उनको जब लकड़ी ही नहीं मिली तो कैसे खाना बनाएं। 1900 से 1995 तक ईस्वी के बीच कितने वनों की कटाई हुई? 1700 से 1995, सॉरी यार पता नहीं क्या हो गया। 1700 से 1995 ईस्वी के बीच कितने वनों की कटाई हुई? 1700 से 1995 ईस्वी की अवधि में 139 लाख वर्ग किमी जंगल अर्थात विश्व के कुल क्षेत्रफल का 9.3% भाग औद्योगिक उपयोग, कृषि, चरवाह व ईंधन की लकड़ी के लिए साफ किया गया।
अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाले वन विद्रोह का नाम बताइए। केवल 2 प्रश्न बचे हैं, इनको देख लेते हैं, बस एक प्रश्न है लास्ट। अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाले वन विद्रोह के नाम बताइए। भारत में विश्व में स्थित वन समुदायों ने वन कानूनों के माध्यम से अपने ऊपर थोपे गए कानूनों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। संथाल परगना में सिद्धू और कानू, छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा, आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू को आज भी लोकगीतों एवं कथाओं के माध्यम से स्मरण किया जाता है। तो ठीक है, आप इस वीडियो को कीजिए, इसमें से जितने प्रश्न हैं इसको वीडियो को देखिए, इसमें जितने प्रश्न हैं अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। कोई चीज़ अगर ऐसी लगती है कि समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट कर दें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।